तो जय हिंद साथियों। तो आप सभी को जो हम कल चैप्टर पढ़ाए थे सौरमंडल में पृथ्वी, तो उसको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब शुरू होता है सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? ठीक है, यह है सौरमंडल। देखिए, तो सौरमंडल क्या है, आज हम इसके विषय में जानेंगे। सौरमंडल जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सौर मतलब सूर्य का एक परिवार, इसको कहते हैं सौर परिवार। ठीक है, इसी को कहते हैं सौरमंडल, सौर परिवार दोनों एक ही रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा सूर्य 8 ग्रह तथा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र मतलब क्या होता है, छोटे ग्रह। ठीक है, यह क्षुद्र ग्रह मतलब जो छोटे, जैसे किसी कुछ प्लैनेट होते हैं जो टूट जाते हैं तो उनके छोटे छोटे जो कण बचते हैं तो उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। ठीक है, जैसे हम सबके घर में होता है कि मुख्य कौन होता है, हमारे दादाजी परदादाजी, जो मतलब बड़े होते हैं तो वो मुखिया होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सौर परिवार बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया सौरमंडल। ठीक है, अब यह है सूर्य। सूर्य किसे कहते हैं? तो देखिए, सूर्य सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। अब सूर्य जैसे कई सारी गर्म गैसों से बना है, इसमें मुख्य गैस जो है हीलियम गैस। ठीक है, तो गर्म गैसों से बना है, जिसका इसका खिंचाव बल जिससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, जो इसका जो खिंचाव है, जो जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, वो इसके अंदर वो बल है कि सारे ग्रहों को आपस में बांधे रखा है। क्योंकि यदि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो जैसे पृथ्वी है, मंगल है और शनि है, बृहस्पति, जितने भी जो ग्रह हैं सबकी स्थिति बिगड़ जाएगी। ठीक है, मेन चीज़ यही है। तो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा एकमात्र स्रोत है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्योंकि अब जैसे सूर्य है, ठीक है, तो ये हमसे नज़दीक होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, जैसे पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ग्रह, अब आया ये ग्रह। तो ग्रह क्या है? ग्रह एक प्लैनेट। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। ठीक है, जिसको प्लूटो कहते थे। प्लूटो जो था वो 2006 में अलग कर दिया गया। ठीक है, वो सबसे दूर का ग्रह था। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, तो ये स्थिति ग्रहों की है। जैसे बुध सबसे नज़दीक है, जिसका समय चक्कर लगाने का है 88 दिन। ठीक है, 88 दिन में वो सूर्य के परिक्रमा कर लेता है। मेन चीज़ है। ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी 365 दिन। ठीक है, ऐसे मतलब ये ग्रह हैं। ठीक है, इनको जैसे यूरेनस और नेपच्यून, अरुण एवं वरुण, इनको हिंदी में अरुण वरुण ग्रह कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एवं निश्चित
पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। अब जैसे दीर्घवृत्तीय क्या होता है, जैसे सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और इससे ये बुध, शुक्र, पृथ्वी ऐसे जो ग्रह हैं, तो ये क्या है, फैलाव में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। और दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्ष कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह है, ठीक है, वो अपने अपने कक्ष पे घूमता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य, ठीक है, ये बीच का मान लीजिए सौर परिवार का एक हिस्सा है, दादाजी मान लीजिए, ठीक है। और फिर ये बुध, यहाँ पे बुध है, फिर यहाँ पे ये शुक्र है, यहाँ पे ये पृथ्वी है। तो ये सब अपने अपने कक्ष में घूमते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं अपने अपने स्थान पे। जैसे बुध है तो अपने ही कक्ष में चक्कर लगाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। अब जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर घूमना है, तो जो सबसे पास में है उसको कम चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर उसका व्यास कम हो जाता है, ठीक है। 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी इसी को कहा जाता है, शुक्र को, ठीक है, माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। मतलब जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की बहन भी माना जाता है, ठीक है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह तथा बोने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको 2003 में अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस है, ठीक है, उसने इनको अलग कर दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अलग कर दिया। अब देखते हैं पृथ्वी। यह अब पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, जो सूर्य से दूरी है उसके तीसरे नंबर की है। पहले पे क्या है, बुध, दूसरे पे है शुक्र, फिर तीसरे पे है पृथ्वी, ठीक है, तीसरे स्थान पर है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है, ठीक है। भूआब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। तो जो ध्रुव हैं वहाँ पे क्या है, ये चपटी है, ठीक है, इसको इसलिए भूआब कहा जाता है, ठीक। जीवन के लिए अनुकूलन परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जा सकती हैं, ठीक है। पृथ्वी ना तो
अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। ठीक है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अब जैसे पृथ्वी पर क्या है, मनुष्य को जीवित रखने में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रोल निभाती है जो है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 21% है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य को जीवित रखने में ज़्यादा कारगर है। ठीक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब पृथ्वी यदि अंतरिक्ष से दूर से देखोगे तो ये नीली दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और साथ में कहीं कहीं हरी भी दिखाई पड़ेगी क्योंकि यहाँ क्या है, जो 2/3 है जो पानी है। ठीक है, पानी इस पर अधिक है। एक हिस्से पे समझ लीजिए थल है तो बाकी हिस्से पे जल है। ठीक है, तो यहाँ हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, थल पे है तो सब पूरा हरा है, तो इसलिए जहाँ इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखते हैं चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा व्यास के मामले में 1/4 हमारी पृथ्वी से छोटा है। ठीक है, इसलिए इसका पृथ्वी से लगभग दूरी कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसकी चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो आप सभी को पता है जो कृत्रिम उपग्रह हैं जैसे सैटेलाइट है, ठीक है, ये सब अंतरिक्ष में भेजी गई। अभी तक कई सारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैर रही हैं, कुछ तो ख़राब हो गई, कुछ तो वहाँ ऐसे ही तैर रहे हैं। तो ये कृत्रिम उपग्रह हैं ताकि अब जैसे सोशल मीडिया है कैसे चलेगी, सैटेलाइट के वजह से जो नेटवर्क आप तक की पहुँचेगा, आपके सेल फोन है, कंप्यूटर है, इन तक की पहुँचेगा, तब आप सोशल मीडिया का यूज कर पाएंगे। जितना भी दूर संचार है ये सब हमारे कृत्रिम उपग्रह ही कराते हैं। ठीक है, कराते हैं। अब जैसे ये देखिए उपग्रह जो हैं, आप देख सकते हैं ये उपग्रह हैं। ठीक है, ये उपग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें
चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब जैसे पृथ्वी सिर्फ एक ही भाग, चंद्रमा जैसे हम लोग हैं चंद्रमा को सिर्फ एक ही तरफ से देख पाएंगे, ठीक है, बाकी उस तरफ से नहीं देख सकते। मेन चीज़ इसीलिए पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तब चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि यही कारण है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा 27 दिन में पूरा कर पाता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है कि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। हाँ, अब क्षुद्र ग्रह क्या है? जो ग्रहों से टूटे हुए छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आइए समझते हैं फिर। क्षुद्र ग्रह, ये देखिए छोटा ग्रह, ये है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है, कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। मतलब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो छोटे ग्रह हैं ये ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं, ठीक है। और ये जो बृहस्पति है, ठीक है, और मंगल है, ठीक है, इनके बीच में एक लाइन आपने देखी होगी, ठीक है। जो लाइन है वो इन्हीं क्षुद्र ग्रहों की है, ठीक है। एक मिनट, आप समझेंगे उल्का पिंड। एक सेकेंड। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। जो सूर्य के चारों ओर पत्थर जो चक्कर घूमते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, ठीक है। यह इस क्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। अब जैसे आप सभी को पता ही है कि कई साल पहले जो हमारी पृथ्वी पर एक इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड गिरा था जिससे डायनासोर खत्म हो गए थे, ठीक। ऐसे ही जो उल्का पिंड होते हैं पृथ्वी पर गिरते रहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी सूर्य के पास रहते हैं, वो तैरते तैरते पृथ्वी पे भी गिरने की संभावना बनती है, ठीक है। बन जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौथी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी है।
बहती नदी से की गई है। इसकी जो तुलना की गई है बहती नदी से की गई थी, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं, ठीक है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब जैसे जो कभी आपने देखा होगा कि तारा कहते नहीं कि टूटता हुआ तारा विष मांगो, तो वो जो उल्का पिंड होते हैं उनसे टूटकर गिरते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि तारा टूट रहा। वो तारा नहीं, वो वही जो गर्म पत्थर के टुकड़े होते हैं वही टूट के गिरते, तो हम लोग उस चीज़ को वही समझ लेते हैं कि टूटता हुआ तारा, लेकिन वो टूटता हुआ तारा असलियत में होता ही नहीं है, ठीक है। और ये आकाश गंगा जैसे हमारी मिल्की वे है, इसमें कई सारे, जैसे हमारा सौर परिवार है, ठीक है, इसमें कई सारे वो जो आकाश गंगा भी सूर्य भी एक आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कई सारी आकाश गंगा मिला के ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आज का चैप्टर इतना ही था। आगे हम पढ़ेंगे चंद्रमा की कलाएं। जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं, जैसे नहीं कि पूर्णिमा, अमावस्या, ये कैसे पड़ती है, तो इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर ख़त्म हुआ, तो कल मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।